Hello student, welcome to online physics lecture 11 science chapter number first units and measurement। देखो बच्चों, आपने इसके पहले भी यूनिट्स के बारे में आपने पढ़ा है। जैसे आपने देखा होगा कि 10th स्टैंडर्ड तक आपने जो साइंस पढ़ा है उसमें आपका साइंस जो था पार्ट 1 और पार्ट 2 था, और वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने फिजिक्स भी पढ़ा है, केमिस्ट्री भी पढ़ा है और बायो भी पढ़ा है। लेकिन जब आप 11 में आए हो तो 11 में अभी क्या हो गया, आपका फिजिक्स अलग होगा, केमिस्ट्री अलग होगा और बायो अलग होगा। तो जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो देखते हो तो जनरली मैं फिजिक्स के बारे में ही बोलूँगा ज़्यादा। तो फिजिक्स जो है तो इसमें आप देखोगे तो बहुत सारा थ्योरी पार्ट भी होता है और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मतलब प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे होते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री में देखते हो तो प्रॉब्लम्स थोड़ा कम रहता है, थ्योरी बहुत सारा रहता है। मैथ में प्रॉब्लम ज़्यादा रहते हैं, थ्योरी कम रहता है। लेकिन फिजिक्स सब्जेक्ट जो है तो उसमें बहुत सारा थ्योरी भी आपको पढ़ना होगा और प्रॉब्लम्स भी देखोगे आप तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको आएंगे। और दूसरी ज़रूरी बात क्या है कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो फिजिक्स के लिए तो सबसे ज़रूरी क्या है कि आपको थ्योरी अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगर आपने थ्योरी अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है तो आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स रहता है वो हर टॉपिक पे डिपेंड रहता है। जब आप प्रॉब्लम्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स जो है वो कौन से टॉपिक पे डिपेंड है। अगर आपको टॉपिक समझ में आता है तो आपको उसका फॉर्मूला भी समझ में आएगा। उसके वजह से आपको जो प्रॉब्लम्स में गिवन क्वांटिटीज़ दिया हुआ है वो भी आपको समझ में आएगा। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे जो क्वांटिटीज़ है तो डिनोशन जो रहता है तो सेम रह सकता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल पीरियड बोलोगे तो पीरियड के लिए आप कैपिटल टी यूज़ करते हो। टेम्परेचर जो रहता है कभी कभी उसको भी आप टी से डिनोट करते हो। बराबर, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा जम्बलिंग हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि जो आप पढ़ रहे हो थ्योरी का पार्ट, तो आपको उस थ्योरी में जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स आता है तो प्रॉब्लम में उसको डिनोशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अगर यही आपको पता नहीं तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो सबसे ज़रूरी क्या है कि थ्योरी अच्छी तरह से पढ़ो। अगर थ्योरी अच्छी तरह से पढ़ोगे तो नेचुरली आपको प्रॉब्लम्स में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो हम अभी क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं अपने पहले चैप्टर से। अपने पहले चैप्टर का जो नाम है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। है, जब आप देखोगे तो 11 का जो पार्ट है तो स्टार्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट से किया है। पर मतलब जब आप 11 में देखते हो तो आपको नियर अबाउट 14 चैप्टर्स है। जब आप 11 के चैप्टर देखते हो तो जो बहुत सारा बेसिक जो है 11 में आपको दिया हुआ है, और ये जो बेसिक है ये आपको 12th के लिए यूज़ होगा। मतलब जब आप 12th का फिजिक्स पढ़ोगे, समझो आपने 11 में ही ध्यान नहीं दिया, अच्छी तरह से पढ़ा नहीं, तो नेचुरली आपको 12th का फिजिक्स थोड़ा हार्ड जा सकता है। क्योंकि जो बेसिक पार्ट है वो आप पढ़ रहे हो 11 में। जैसे आप देखते हो कि कुछ चैप्टर जो है 11 के तो टोटल आपको 12th में यूज़ होने वाले हैं। जैसे आपने देखा कि फॉर एग्जांपल अभी आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट ले रहे हो तो यूनिट्स जो आप नंबर ऑफ़ फिजिकल क्वांटिटी देखोगे यूनिट में, तो उसमें नंबर ऑफ़ फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़ोगे, उसकी यूनिट जो है आपको पता हो जाएंगे, तो उसको आपको 12th में यूज़ ही करना है। जैसे और एक पार्ट है डायमेंशन। तो डायमेंशन जो आप 11 में देखोगे कि आपको समझो डायमेंशन निकलना है, तो आप 11 में पढ़ते हो कि डायमेंशन अगर आपको पता नहीं है तो आप डायमेंशन कैसे निकलना है आप पढ़ते हो। पर तो ये बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आपको 12th में भी यूज़ होने वाला है। जैसे आप नेक्स्ट चैप्टर लेते हो मैथमेटिकल मेथड्स, उसमें आपको स्केलर्स एंड वेक्टर के बारे में पढ़ना है। तो कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, ये आपको पता होना चाहिए।
क्योंकि वो आपको 12th में भी यूज़ होने वाला है। नेक्स्ट आप देखते हो ग्रेविटेशन, रहो लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद में आप साउंड पढ़ोगे, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स। ये जो चैप्टर आप देख रहे हो, तो बहुत सारे चैप्टर का आप देखोगे तो 12th में यूज़ होने वाला है। मतलब आप जैसे ऑप्टिक्स देखते हो तो 12th में भी आपको वे ऑप्टिक्स करके टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो आपको 12th में भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेम नाम है। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स 12th में भी है। मैग्नेटिज्म देखोगे आप 12th में भी है। अरे फ़र्क क्या होगा कि आप जो पढ़ रहे हो बेसिक आप 11th में पढ़ रहे हो, 12th में इसके आगे आपका पार्ट आपको मिलेगा। तो बताने का मतलब क्या है कि आप 11 में फिजिक्स अच्छी तरह से पढ़ो। अगर 11 का फिजिक्स आप अच्छी तरह से पढ़ते हो तो नेचुरली आपको उसका बेनिफिट 12th फिजिक्स को होता है ना। तो ये ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से जो है अच्छी तरह से पढ़ाई करो। आपको लगता होगा कि थोड़ा आगे आगे जाओगे तो बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि सर फिजिक्स डिफ़िकल्ट लगता है। डिफ़िकल्ट कुछ नहीं होता है। अगर आपने अच्छी तरह से शुरुआत से पढ़ाई किया तो हर सब्जेक्ट इजी होता है। डिफ़िकल्ट कौन सा सब्जेक्ट होता नहीं है, सिर्फ आपको इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो नेचुरली आपको हर सब्जेक्ट आपको ईजी जाए। ओके, तो ठीक है, हम अभी शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो पहले हम देखते हैं अपना इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, सो इंट्रोडक्शन में हम शुरुआत में बोलेंगे कि फिजिक्स इज़ अ क्वांटिटेटिव साइंस वेयर वी मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। राइट, तो फिजिक्स ये क्वांटिटेटिव साइंस है। और जब आप एक्सपेरिमेंट देखते हो तो वो आपको पता है कि फिजिक्स में नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करना रहता है। तो ये जो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट आप क्या करते हो कि वेरियस फिजिकल क्वांटिटी जो है तो आप काउंट करते हो, है ना। तो आप बोलोगे कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी, तो वी नो दैट देर आर द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड वी कैन मेजर दैट फिजिकल क्वांटिटी इन आवर डे टू डे लाइफ आल्सो। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलते हो कि लिक्विड का वॉल्यूम आपको काउंट करना है, तो नेचुरली जो लिक्विड आप लेते हो उसका वॉल्यूम आपको मेज़र करना रहता है। जैसे आप कुछ वेजिटेबल या फ्रूट खरीदते हो तो उसका वेट आपको पता होना चाहिए, मतलब आप उसको काउंट करते हो। जैसे आप बॉडी टेम्परेचर, मतलब जब आप बीमार वगैरह रहते हो तो टेम्परेचर जो डॉक्टर रहता है तो आपका बॉडी का टेम्परेचर काउंट करता है। वो सेल्सियस में रहो, डिग्री में मतलब, या फ़ारेनहाइट में रहो, वो काउंट करता है। जब आप कपड़े खरीदते हो तो उसमें लेंथ ऑफ क्लॉक रहता है। मतलब ये जो क्वांटिटीज़ हैं तो इसको आप क्या बोलोगे, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या, क्वांटिटी दैट कैन मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया? फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलोगे आप, क्वांटिटी दैट कैन मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो जब आप फॉर एग्जांपल आप मास काउंट करते हो फ्रूट का, पर तो इसमें आप जो स्टैंडर्ड मास आप यूनिट लेते हो तो उसमें आप 1 किलोग्राम लेते हो, 500 ग्राम लेते हो, पर तो इसको आप क्या बोलते हैं, ये जो स्टैंडर्ड आपने यूज़ किया है तो उसको आप क्या बोलते हो, यूनिट बोलते हो। ओके, सो व्हाइल वी से अबाउट द डिफरेंट क्वांटिटीज़ आर मेजर इन डिफरेंट यूनिट्स, बराबर जितना आप डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी लोगे तो ऐसे उसका यूनिट जो है वो डिफरेंट रहेगा। है, और जो आप यूनिट लेते हो तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिट, यूनिट मतलब द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। जब ये अभी मैंने बताया ना कि जब आप जनरली मास लेते हो तो आप जनरली क्या बोलते हो, 1 किलोग्राम। जनरली लेंथ आप लेते हो तो 1 मीटर, बराबर है। मतलब ये जो है उसको क्या हो गया, आप क्या बोलोगे, उसको यूनिट आप बोलोगे, बराबर है। और जब आप यूनिट लेते हो हर क्वांटिटी का तो जनरली हम क्या बोलेंगे, टाइम जैसे आप बोलोगे तो शुरुआत में आप बोलोगे उसके 1 सेकंड, कन्वर्शन का नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो स्टैंडर्ड मेजर रहता है क्वांटिटी का तो उसको आप क्या बोलते हो, जनरली उसको आप बोलोगे यूनिट्स। ओके, सो आपको फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया। व्हाट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या,
अ क्वांटिटी दैट कैन मेजर, जो क्वांटिटी आप मेज़र करोगे उसको आप फिजिकल क्वांटिटी बोलोगे, बराबर है। और व्हाट इज़ द यूनिट, यूनिट मतलब क्या रहेगा, द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी क्वांटिटी, और कौन सी क्वांटिटी का जो स्टैंडर्ड आप मेज़र करोगे तो उसको क्या बोलोगे आप, यूनिट। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ओके ठीक है। नेक्स्ट आगे हम जाते, ओके सो while we see about the part for the units, okay so generally क्या होता है, units are classified into two groups, okay पहला जो होता है फंडामेंटल यूनिट्स रहता है और दूसरा रहता है डिराइव्ड यूनिट रहता है, okay then the following are some examples of system of units used in which the base units of length, mass and time were as follows, okay so generally जब आप अर्लियर स्टैंडर्ड देखोगे तो उसमें आप डिफरेंट वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स आप जनरली यूज़ करते हो, किसके लिए, जो आप स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी आप लेते हो जनरली, कौन कौन सा स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी आप कंसीडर करते हो, जैसे लेंथ, मास और टाइम, पर तो ये जो जनरली फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, मास और टाइम, तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी तो शुरुआत में उसको मेज़र करने के लिए डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ किया जाता था, जैसे आपको अभी पता भी होगा, आपने शायद 10 तक पढ़ा भी होगा, पर तो पहला जो सिस्टम है यूनिट्स का, तो पहला जो है उसको है CGS सिस्टम, ओके उसका मीनिंग है C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम एंड S मीन्स सेकंड सिस्टम है, मतलब लेंथ आप मेज़र करोगे सेंटीमीटर में, मास आप मेज़र करोगे ग्राम में और टाइम आप मेज़र करोगे सेकंड में, ओके देन सेकंड बोलोगे आप MKS सिस्टम, ओके सो M मीन्स मीटर, सो नेचुरली इट इज़ मेजर फॉर लेंथ, K मीन्स किलोग्राम विच इज़ मेजर फॉर मास एंड S सेकंड दैट इज़ द सेम फॉर टाइम, ये सेकंड सिस्टम आपको हो गया, ओके थर्ड सिस्टम आप देखोगे तो थर्ड है FPS सिस्टम, ओके सो F मीन्स फुट, इट इज़ फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, P मीन्स पाउंड दैट इज़ फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास एंड अगेन S सेकंड दैट इज़ फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम, ओके सो तो जब आप देखोगे ये MKS और CGS सिस्टम, तो जनरली ये जो है तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में शुरुआत में यूज़ किया जाता था बोथ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और FPS सिस्टम जो है तो ये जो है तो ये जैसे आप बोलते हो ब्रिटेन वगैरह मतलब इंग्लैंड वगैरह, तो उसमें जनरली FPS सिस्टम यूज किया जाता था, तो इसमें क्या होता था कि डिफरेंट कंट्रीज आर यूज द डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम जनरली, मीन्स दीज आर द 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ओके तो उसकी वजह से क्या होता था कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होता था, जैसे आप डिफरेंट यूनिट नेचुरली आप यूज़ करोगे, जब आप इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करोगे वन स्टेट टू अनदर स्टेट, सो नेचुरली इट कैन क्रिएट द प्रॉब्लम्स, तो उसमें क्या होता था कि डिफ़िकल्ट होता था इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब वो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हो या दूसरा इंफॉर्मेशन हो, या जब आप सोचते हो कि समझो एक कंट्री से दूसरी कंट्री को आपको माल भेजना है, तो अगर डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ करोगे तो नेचुरली उससे प्रॉब्लम होता था, बराबर। तो इसके लिए क्या हुआ कि आपने जो 4 सिस्टम आप देख रहे हो कि SI सिस्टम, SI सिस्टम मतलब ये जो है डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट यूज़ किया जाता था, तो 1971 में क्या हुआ, द 14th इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्ड recommended the system of units or international system of units, okay so that system is called as the SI system, okay so it is a common system of units, it is called as system international units or SI units and it can be accepted all over the world, okay मतलब ये जो डिफरेंट यूनिट्स यूज किया जाता था डिफरेंट कंट्री से, तो उससे प्रॉब्लम्स होते थे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए, तो ऐसा सोचा गया कि होल वर्ल्ड में अगर एक ही सिस्टम यूज़ किया जाएगा तो नेचुरली ये थोड़ा इजी हो जाएगा इंफॉर्मेशन वगैरह जो है ट्रांसफ़र करने के लिए, तो इसके लिए जो
1971 में कॉन्फ्रेंस हुआ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो इसमें ये सिस्टम जो तो रिकमेंडेड किया गया। अरे तो वो जो सिस्टम है तो अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हम सिस्टम एक्सेप्ट करते हैं तो वो है SI सिस्टम। ओके, दिस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कॉल्ड SI यूनिट्स and it can consist of 7 fundamental units, 2 supplementary units and a large number of derived units. This system is also called as modern MKS system। मतलब इसको आप मॉडर्न MKS सिस्टम बोल सकते हो या ये जो SI सिस्टम है तो इसमें 2 यूनिट्स आप लोगे, जैसे मैंने पहले बताया था ना, यूनिट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। ओके, सो ये जो SI सिस्टम है तो इसमें आप 2 यूनिट्स आप यूज़ करोगे, फंडामेंटल यूनिट्स पहला और दूसरा रहेगा आपका डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, लेकिन ये फंडामेंटल यूनिट्स में आप 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी आपका ऐड हो जाएगा। ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ओके, जैसे आपने देखा कि फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स आपको तो पढ़ना है, तो उसमें पहले आप देखोगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ फॉर देयर मेजरमेंट्स आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ओके, तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आप किसको बोलोगे कि जो फिजिकल क्वांटिटी वो किसी पे डिपेंड नहीं है मेजरमेंट करने के लिए। ओके, द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट, मतलब वो जब आप क्वांटिटी मेजर करोगे तो दूसरी किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है। अरे वो जो क्वांटिटी उसको आप क्या बोलोगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे अभी मैंने शुरुआत में बताया था कि जैसे आप लेंथ, मास, टाइम जनरली आप बोलते हो, तो ये आपका मेन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए, बराबर ना। जब आप लेंथ काउंट करते हो तो जनरली आप क्या करते हो कि लेंथ काउंट करते हो, आप बोलोगे मीटर या सेंटीमीटर में काउंट करोगे जनरली, बराबर। तो जब आप लेंथ बोलते हो, समझो मैंने एक चीज़ लिया है, समझो उसका लेंथ मैंने बोला कि इसका लेंथ है 5 मीटर, बराबर, तो इट इज़ सफिशिएंट फॉर यू। आप दूसरा क्वेश्चन पूछोगे कि उस पर नहीं, ये आपको सफिशिएंट कि ये जो मैंने ऑब्जेक्ट लिया है समझो फॉर एग्जांपल, तो उसका लेंथ कितना है 5 मीटर, पर तो ये लेंथ हो गया आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि वो जब आप लेंथ मेजर कर रहे हो तो वो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड है क्या, नहीं। ओके, तो लेंथ आपका क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी। वैसे आप मास के लिए बोल सकते हो, वैसे आप टाइम के लिए बोल सकते हो, वरना जब आपने किसी को पूछा कि टाइम क्या हो, उसने बताया कि 2:10 हुआ है, तो इट इज़ सफिशिएंट फॉर यू, क्योंकि टाइम दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड है क्या, नहीं। तो टाइम क्या हो गया आपका, फंडामेंटल क्वांटिटी। क्लियर हो गया। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब क्या, द फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट्स आर known as fundamental quantities. Hear that? Okay. Then fundamental units. Fundamental units मतलब the units used to measure fundamental quantities are called fundamental units. Okay, जो आपने fundamental quantities लिया है ना, बराबर, तो जो आप यूनिट fundamental quantity के लिए यूज़ करोगे या फंडामेंटल क्वांटिटी मेजर करने जो आप यूनिट लोगे तो उसको आप क्या बोलोगे, फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे अभी मैंने बताया कि लेंथ, तो लेंथ में आप मीटर, सेंटीमीटर बोलते हो, तो ये क्या हो गया, यूनिट हो गया। लेंथ का यूनिट क्या हो गया, मीटर हो गया। स्मॉल यूनिट अगर आप लोगे तो सेंटीमीटर हो गया। जब आप मास बोलोगे तो मास में जनरली आप किलोग्राम या ग्राम जनरली लेते हो, तो क्या हो गया, ये किलोग्राम और ग्राम, ये क्या हो गया, यूनिट हो गया मास का, बराबर। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स मतलब क्या, द यूनिट्स यूज to measure fundamental quantities are called fundamental units. Okay, so ये हो गया आपका fundamental quantities और fundamental units. Okay, then next. Okay, then उसके आगे हम देखते हैं कि जो अभी आपने देखा था कि जो fundamental quantities हमने लिया था, तो हमने बताया था कि उसमें क्या होता है कि there are the 7 fundamental quantities, ऑलरेडी हमने देखा था विथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स के लिए हम बाद में देखेंगे। तो अभी पहले हम देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज विथ देयर
SI यूनिट्स एंड सिंबल्स। ओके, सो पता है आपको कि देयर आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखो यहाँ पर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज दिया हुआ है। ये जो है नेक्स्ट उसका यूनिट्स, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसका यूनिट्स है, और इधर है सिंबल। ओके, सो पहला जो फंडामेंटल क्वांटिटी जनरली हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल कौन सा है, लेंथ। तो आपको पता है कि लेंथ किस में हम मेजर यूज़ करते हैं, तो उसका यूनिट है मीटर, उसका सिंबल है स्मॉल ए। ओके, दूसरा है मास, उसका ऐसे यूनिट है किलोग्राम, उसका सिंबल है केजी। थर्ड है टाइम, उसका यूनिट है सेकंड, उसका सिंबल है यस। फोर्थ आप लोगे टेम्परेचर, उसका यूनिट है केल्विन, उसका सिंबल है कैपिटल के। पांचवा फंडामेंटल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, उसका यूनिट पता है आपको एम्पियर, उसका सिंबल है कैपिटल ए। नेक्स्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जनरली लाइट के लिए यूज़ होता है। ओके, सो नेक्स्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसका ऐसा यूनिट है कैंडेला, उसका सिंबल है सी डी। लास्ट वाला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जनरल केमिस्ट्री में यूज़ होता है। ओके, सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका ऐसा यूनिट है मोल, MOLE, उसका सिंबल है MOL। ओके, सो ये जो है ये आपका हो गया 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, ये उसका यूनिट है जो हमने फुल वर्ड में लिखा है। और जनरली जब आप सिंबल यूज़ करते हो तो सिंबल जनरली ईजी है लिखने के लिए। जैसे आप लेंथ 5 मीटर बोलते हो तो हम जनरली क्या करते हैं 5 मीटर, तो उसका सिंबल हम यूज़ करते हैं। मास समझो आपने 10 किलोग्राम लिखना है तो आप 10 kg लिखोगे, बराबर। तो सिंबल शॉर्ट होता है तो ये लिखने के लिए हमें क्या होता है, ईजी होता है। ओके, सो ये आपका 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गया। तो आपको बच्चों ये अच्छी तरह से पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारा कौन कौन सा है। पर कभी कभी पूछा जाता है ना एग्ज़ाम में, ये कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी, कौन सा डिराइव्ड क्वांटिटी। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, उसका यूनिट क्या है और इसका सिंबल क्या है। ओके, सो ये इम्पोर्टेंट है, ये अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट जाए। ओके, चलो नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट है डिराइव्ड यूनिट। बराबर है, 2 यूनिट है आपका, पहला हो गया आपका फंडामेंटल यूनिट, दूसरा है डिराइव्ड यूनिट। ओके, तो डिराइव्ड यूनिट के लिए आप क्या लोगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ओके, सो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ मतलब क्या, जो हमने डिराइव्ड किया है, बराबर, इसके लिए उसको डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बोला है ना। तो हम उसको डिराइव्ड करते हैं दूसरे क्वांटिटी से, तो उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ओके, सो व्हाट इज द डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी मीन्स द फिजिकल क्वांटिटीज़ which are expressed in terms of more than one fundamental quantities are called derived quantities. Okay, जो फिजिकल क्वांटिटी आप एक्सप्रेस करोगे कौन से फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। मतलब जब आप डिराइव्ड क्वांटिटी लेते हो तो नेचुरली ये डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है कि मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड रहता है। मतलब ये डिराइव्ड करने के लिए आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज़ आपको करना है। ओके, सो ये जो क्वांटिटी है उसको क्या बोलोगे आप, डिराइव्ड क्वांटिटी आप बोलोगे। जैसे उसके एग्जांपल हम देखेंगे आगे, ये डिराइव्ड क्वांटिटी आप कौन कौन सा लेते हो। ओके, सो क्लियर हो गया डिराइव्ड क्वांटिटीज। या आप सिंपली बोल सकते हो डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब क्या, इट डिपेंड्स ऑन वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट। मतलब ये फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड रहेगा, उसको आप बोलोगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, और डिराइव्ड यूनिट मतलब क्या, द यूनिट्स which can be expressed in terms of fundamental units are called डिराइव्ड यूनिट्स। पर डिराइव्ड क्वांटिटी जैसा रहता है, जैसे आप डिराइव्ड यूनिट फंडामेंटल यूनिट लेते हो, बराबर है, तो किसके लिए कि विच कैन बी मेजर द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे आप सिंपली बोल सकते हो कि डिराइव्ड मतलब क्या, विच कैन बी मेजर द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। या आप बोलोगे कि द यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, दीज आर कॉल्ड एज द डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, सो क्लियर हो गया। ये आपने देखा ये क्वांटिटीज़ आपने 2 पार्ट में लिया, एक फंडामेंटल लिया, एक डिराइव्ड लिया। यूनिट्स आपने 2 पार्ट में लिया, कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए आपने फंडामेंटल यूनिट लिया, डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए आपने डिराइव्ड यूनिट्स लिया। ओके, देखो हमने ये एग्जांपल लिया है, बराबर। जैसे आपने
दो एग्जांपल हमने लिए, एक वेलोसिटी और एक एक्सीलरेशन का, बराबर है। तो वेलोसिटी का जो आप देखोगे तो इसमें पहला लिया है हमने वेलोसिटी। अभी वेलोसिटी का फॉर्मूला तो आपको पता है, वेलोसिटी मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बराबर। जब आप इसका यूनिट लोगे तो वेलोसिटी मतलब क्या, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट आपको पता है, डिस्टेंस मतलब आपका लेंथ हो गया, बराबर है। तो उसका यूनिट है आपका मीटर। टाइम का यूनिट तो आपको पता है सेकंड, तो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड मतलब एम अपॉन एस। ओके, सो ये वेलोसिटी आपका डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया, क्योंकि इसका जो है आपने यूनिट आपने निकाला किसके वजह यूज़ करके, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का यूज़ करके। मतलब डिस्प्ले मतलब लेंथ हो गया, आपका फंडामेंटल हो गया। टाइम जो है ये भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, बराबर है। तो उस ये दोनों का यूज़ करके आपने यूनिट डिराइव किया किसका, वेलोसिटी का। इसके लिए हम वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, इट इज़ अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। व्हाई, बिकॉज we can derive it with the help of two fundamental quantities, length and time. Clear that? Okay. वैसे नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है एक्सीलरेशन। तो आपको पता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, बराबर। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी निकाला है कि वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय टाइम, उसका यूनिट है सेकंड। सो मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई यस मतलब टाइम, तो वो क्या होगा, यस इंटू एस क्या हो जाएगा, यस स्क्वायर, बराबर। तो एक्सीलरेशन जो है तो उसके यूनिट आपका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर। तो एक्सीलरेशन जो है तो ये भी आपका कौन सा क्वांटिटी हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, सो आपने उसको डिराइव किया विद द हेल्प ऑफ यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर हो गया, मतलब अभी आपको मुझे लगता है आइडिया क्लियर हो गया कि आप फंडामेंटल क्वांटिटी किसको लोगे, फंडामेंटल यूनिट्स किसको लोगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसके लोगे, और डिराइव्ड यूनिट आप कौन कौन से लोगे। ओके, देन नेक्स्ट, अभी मैंने बताया था कि जैसे आपने यूनिट्स लिया दो टाइप्स का, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, बराबर। तो फंडामेंटल यूनिट जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज लिया था तो आपको पता है देयर आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, लेकिन मैंने उस वक्त ये भी बताया था कि आप जो है सप्लीमेंट्री यूनिट आप देखोगे तो दो सप्लीमेंट्री यूनिट आपको उसमें यूज़ करना है। ओके, तो हम देखते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ओके, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स बिसाइड्स द 7 फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स देयर आर 2 मोर यूनिट्स कॉल्ड द सप्लीमेंट्री यूनिट्स, बराबर है। तो ये जो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स आप फंडामेंटल के लिए ज्वाइन कर सकते हो। तो ये दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स आपका हो गया। कौन कौन सा सप्लीमेंट्री यूनिट्स हो गया, पहला है आपका प्लेन एंगल, दूसरा है आपका सॉलिड एंगल। ओके, सो लेट अस सी फर्स्ट प्लेन एंगल। ओके, सो प्लेन एंगल दैट इज डिनोटेड बाय डी थीटा। ओके, सो प्लेन एंगल मतलब क्या, दिस इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, प्लेन एंगल किसको बोलोगे आप, इट इज द रेशियो ऑफ, ओके, किसका रेशियो रहेगा, length of an arc of circle to the radius of circle, and that ratio is called as the plane angle denoted by d theta। जैसे आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, बराबर। तो ये जो डायग्राम आप लोगे तो ये समझो कम्प्लीटली आपका सर्कल है। तो ये हमने आर्क ऑफ सर्कल लिया है ए टू बी। ओके, सो दैट इज आर्क ऑफ द सर्कल, सपोज डिनोटेड बाय डी एस। ये आर जो है ये सेंटर ओ से आपने लिया, ओ ए और ओ बी। तो ये आर क्या हो गया, आपका रेडियस हो गया सर्कल का, बराबर। और ये जो एंगल सबटेंड हुआ है यहाँ पर छोटा, तो उसको आपने डिनोट किया है डी थीटा, मतलब वो क्या हो गया आपका प्लेन एंगल। ओके, सो प्लेन एंगल डी थीटा क्या फॉर्मूला है उसका, इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो गया आपका फॉर्मूला, डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर, बराबर। डी एस मतलब क्या हो गया, आर्क ऑफ सर्कल डिवाइड बाय क्या हो गया, आर, आर मीन्स रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, सो डी थीटा इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, सो
यहाँ पर सेंटर ऑफ सर्कल जो है, तो ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है ये डिनोटेड बाय क्या हो गया आपका, डी थीटा हो गया। ओके, सो इज कॉल्ड एज द प्लेन एंगल। ओके, सो फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया, डेफिनेशन क्लियर हो गया। क्या हो गया प्लेन एंगल मतलब क्या, इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, सो दैट इज द प्लेन एंगल एंड अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम उसका फॉर्मूला हो गया डी थीटा इक्वल टू डी एस अपॉन आर। ओके, अब ये जो प्लेन एंगल है तो उसका यूनिट क्या रहेगा आपका, इट इज़ मेजर्ड इन रेडियन। ओके, सो जैसे हमने लेंथ, मास, टाइम आपने देखा, तो लेंथ के लिए हम मीटर यूज़ करते हैं, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड। तो वैसे प्लेन एंगल जो है तो उसको आप कौन से यूनिट में मेजर करोगे, इट इज़ मेजर्ड इन रेडियन। ओके, एंड एंगल थीटा इन रेडियन इज डिनोटेड बाय थीटा रेस टू सी, ये रेस टू सी रहेगा। ओके, सो इट इज डिनोटेड बाय थीटा एज रेस टू सी। ओके, सो ये हो गया आपका पहला सप्लीमेंट्री यूनिट प्लेन एंगल। ओके, देन आगे देखते हैं हम सॉलिड एंगल डी ओमेगा। ओके, सो ये आपको दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट है सॉलिड एंगल, इट इज डिनोटेड बाय डी ओमेगा। ओके, सो दिस इज अ 3 डायमेंशनल एनालॉग ऑफ डी थीटा। मतलब जो हमने डी थीटा पढ़ा ना इसके आगे, तो आपका क्या हो गया 2 डायमेंशनल हो गया। जब आप 3 डायमेंशनल लेते हो बराबर, तो 3 डायमेंशनल में आप क्या लोगे, डी थीटा आप लोगे, सॉरी जो 3 डायमेंशनल एनालॉग रहेगा आपका डी थीटा, तो वो आप लोगे सॉलिड एंगल डी ओमेगा में। बराबर, तो सॉलिड एंगल मतलब क्या, इट इज डिफाइंड एज the area of portion of surface of sphere to the square of radius of the sphere। ओके, ये हो गया आपका डेफिनेशन किसका, सॉलिड एंगल का। ओके, डेफिनेशन क्लियर हो गया, क्या है उसका डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ स्पीयर। ओके, जो स्पीयर आप एज्यूम करोगे उसका एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ स्पीयर टू द स्क्वेयर ऑफ रेडियस, ये जो रेडियस है ना आपका उसका स्क्वेयर। ओके, तो उसको बोलोगे आप सॉलिड एंगल। ओके, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन उसका फॉर्मूला क्या आएगा फिर, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वेयर। ओके, डी ए मतलब क्या, दैट इज द एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ स्पीयर। ओके, डिवाइड बाय आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर मतलब क्या, रेडियस ऑफ स्पीयर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपका फॉर्मूला हो गया डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वेयर। ओके, और ये जो सॉलिड एंगल है तो आप मेजर करोगे कौन से क्वांटिटी में, इट इज मेजर्ड इन स्टेरेडियन। ओके, जो प्लेन एंगल आपने लिया उसका यूनिट क्या था आपका, रेडियन। ओके, और सॉलिड एंगल आप किस में मेजर करोगे, इट इज मेजर्ड इन स्टेरेडियन। ओके, लेकिन जब आप स्पीयर लेते हो, क्या आपने यहाँ पर क्या बोला है, इट इज डिफाइंड एज द एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ स्पीयर। तो जब आप स्पीयर लेते हो कि वी कैन टेक अ स्पीयर, इट कैन हैविंग द रेडियस इज आर, सो आपको पता है कि स्पीयर का एरिया क्या रहता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपको पता है। तो जब आप लोगे कि सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द एंटायर स्पीयर एट द सेंटर इज सपोज ओमेगा। ओके, जो अब आप एंटायर स्पीयर आप लोगे एज्यूम करोगे बराबर, तो उसके लिए जो सॉलिड एंगल रहेगा आपका, समझो आपने डिनोट किया ओमेगा से। ओके, सो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू क्या रहेगा फिर आपका 4 पाई आर स्क्वेयर, दैट इज द एरिया ऑफ स्पीयर डिवाइड बाय स्क्वेयर ऑफ द रेडियस आर स्क्वेयर। सो आर स्क्वेयर आपका कैंसिल हो गया, तो आपका ओमेगा कितना आएगा 4 पाई स्टेरेडियन। ओके, मतलब जब आप स्पीयर लेते हो तो स्पीयर के लिए आप सॉलिड एंगल जो है तो आप कितना लोगे 4 पाई बराबर। जैसे आप 2 डायमेंशन लेते हो तो 2 डायमेंशन में क्या होता है कि जब आप प्लेन एंगल लेते हो टोटल एंगल थीटा, तो वो रहता है आपका 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन बराबर है। लेकिन जब आप 3 डायमेंशनल आप लेते हो सॉलिड एंगल के लिए, तो उसमें आपका सॉलिड एंगल कितना रहता है 4 पाई स्टेरेडियन रहता है। ओके, सो आपको क्लियर हो गया, हमने अभी पढ़ा फंडामेंटल क्वांटिटी हमने पढ़ा, फंडामेंटल यूनिट्स हमने देखा, डिराइव्ड क्वांटिटी हमने पढ़ा, डिराइव्ड हमने देखा। ओके, और उसके बाद में हमने ये जो है 2 सप्लीमेंट्री यूनिट जो है, तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमने देखा। ये पहला वाला था सॉलिड एंगल, और पहला वाला था प्लेन एंगल और दूसरा वाला था सॉलिड एंगल। ओके, तो इसमें जो डेफिनेशंस वगैरह मैंने दिया है तो अच्छी तरह से आप पढ़ो, अच्छी तरह से देखो,
फॉर्मूले जो है आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने देखा कि प्लेन एंगल जो है, तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला जो है हमारा क्या आया था, डी थीटा इक्वल टू डी एस अपॉन आर आया था। सॉलिड एंगल देखा हमने, उसका फॉर्मूला आपका आया है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, मतलब 4 पाई, मतलब ये फॉर्मूला डी ए इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ओके, सो ये जो है आपको जो क्वांटिटीज हमने लिया है, तो उसका आपको फिजिक्स फंडामेंटल क्वांटिटी पता होना चाहिए, उसका यूनिट पता होना चाहिए। जो हमने डेफिनेशंस वगैरह देखा है तो वो भी आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट हम लेते हैं, द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। ओके, सो जब आप ये पाई रेडियन लेते हो आप, तो पाई रेडियन मतलब कितना हो गया आपका 180 डिग्री आपका हो गया, बराबर। तो जब आप 1 रेडियन लेते हो तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 180 अपॉन पाई, बराबर। तो 180 अपॉन पाई, पाई का वैल्यू आपको पता है, जनरली आप क्या करते हो 3.142 लेते हो या 3.14 आप लेते हो, बराबर। तो जब आप ये डिग्री में कन्वर्ट करते हो तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 57.297 या 57.3 अप्रोक्सीमेट आपने लिया तो भी चलेगा। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना आएगा आपका डिग्री में 57.3 डिग्री, है। सिमिलरली जब आप 1 डिग्री का कन्वर्शन करते हो रेडियन में, ओके, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पाई अपॉन 180। तो इसका जो आंसर आप लोगे तो कितना आएगा आपका नियर अबाउट 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। ओके, सो ये कन्वर्शन हो गया आपका डिग्री का रेडियन में। ओके, नेक्स्ट ये अभी आपको भी पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रहता है आपका 60 मिनट रहता है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना है 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। 1 minute is equal to 60 सेकंड, so 1 minute is equal to 4.847 into 10⁻⁻6 रेडियन। ओके, तो हमने जो पढ़ा है ये मुझे लगता है कि ये पहले लेक्चर के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि हम ज़्यादा पढ़ाएंगे तो ज़्यादा ओवरडोज आपको हो सकता है। तो हम थोड़ा थोड़ा पार्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम यहाँ पर आपको जो है तो स्टॉप करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे कन्वेक्शन ऑफ द यूज़ ऑफ द एस यूनिट, जो पार्ट है हम पढ़ेंगे आगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।